पदार्थ को जीव द्रव्य यानी सारे चीज आ जाएगा। जीव द्रव्य में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस भी आ जाएगा, यहाँ जो न्यूक्लियस है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्जी बॉडी आ जाएगा, न्यूक्लियस, उसके बाद सारा चीज जितना है, यानी न्यूक्लियस को इंक्लूड कर देंगे। बाकी साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया इक्वल टू साइटोप्लाज्म और प्लस मतलब सारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस का फ्लूइड है या फिर उनका न्यूक्लियॉन्स है, स्टोन प्रोटीन है, उसके अंदर डीएनए आरएनए वगैरह है, तो ये सब अंदर है, यानी सारा इंक्लूड कर देंगे तो जीव द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म अलग अलग चीज है। साइटोप्लाज्म ओनली न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच का क्षेत्र है, तो यही मैंने लिखा था कि जीव द्रव्य कहलाता है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सारा आ गया। ठीक है, तो इस अच्छा एक चीज याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा जाता है, मतलब जीवन का भौतिक आधार। क्योंकि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सारे कार्य जितना भी सेल करती है प्रोटोप्लाज्म में ही होता है, बाहर में तो कुछ होता नहीं है। यहाँ से अंदर जितना चीज है, न्यूक्लियस हो या जो भी चीज, सारी चीज अंदर ही करता है, इसलिए इसको बेसिक फिजिकल बेसिक लाइफ कहते हैं। मतलब अभी क्वेश्चन में आ गया तो उसमें प्रोटोप्लाज्म ऑप्शन टिक करना है, यानी साइटोप्लाज्म नहीं करना है। बाकी इसका खोज किसने किया था, तो इसका नाम है दुजार्दिन। ठीक है, ये अलगी पर इसने पहली बार देखा था, अलगी शैवाल पर, तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म का खोज दुजार्दिन ने किया था। और इसका फर्स्ट टर्म यानी इसका जो नाम दिया है पहला प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम पुरकिंजे साहब ने दिया है। तो 4 फैक्ट हो गया। कोशिका के अंदर सारे पदार्थ जीवद्रव्य कहलाता है। जीवद्रव्य के बारे में एक नया चीज है कि फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म को नहीं, प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं। बाकी इसका कोई दुजार्दिन ने किया था, इसका पहला नाम पुरकिंजे ने दिया था। यहाँ मैंने जैसे लिखा है प्रोटोप्लाज्म तो क्या है, कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को मिला दिया तो तब प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका देख लेते हैं विशेषता क्या है, सिग्निफिकेंस। जैसे ये ऑर्डर रंगीन होता है, सेमी सॉलिड होता है, अर्ध पारदर्शक होता है, सेमी परमिएबल, जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था कि सेमी परमिएबल होता है, उसी तरह ये भी सेमी परमिएबल होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, ये सब तो फैक्ट है। बाकी जीव द्रव्य में कितना कौन सा मतलब एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। लेकिन यदि जैसे ये तो हो गया कोई एटम, कौन सा एटम सबसे ज्यादा, तो ऑक्सीजन। लेकिन यदि कोई मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो मतलब प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फिर H2O, तो इसका आंसर है H2O। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा H2O होता है, लेकिन कोई एलिमेंट कोई एटम्स के बारे में पूछेगा कौन एलिमेंट सबसे ज्यादा है, तो उसमें ऑक्सीजन आएगा। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा जल है, लेकिन एलिमेंट के स्पेसिफिक कर देगा तो फिर ऑक्सीजन होगा, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। ये सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, इसमें मिनरल्स होता है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड है। ठीक है, सेमी सॉलिड है, जितना चीज हो सकता है, H2O है, बाकी मिनरल्स वगैरह है, मिनरल्स है, सॉल्ट होगा, और उसके अलावा भी जैसे शुगर हो सकता है, सुक्रोज फ्रुक्टोज हो सकता है, मतलब सारा चीजें हो सकता है। इसके अलावा उसके अलावा देखेंगे मतलब वो कार्बनिक में, तो उसमें ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन हो गया, फैट वगैरह जितना भी है, तो ये सारा चीज होगा। तो इन दोनों को ये सब सारा उपस्थित है। चूंकि जो भी मिनरल्स है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जो कार्बनिक पदार्थ है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइड के बारे में ऐसे हम जब साइंस केमिस्ट्री में देखेंगे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके बारे में उसका क्या है, मतलब उसमें जैसे बहुत सारी चीजें होता है, उसका ब्राउनी गति वगैरह करता है। बाकी केमिस्ट्री में इसके बारे में देखिएगा, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब जितना भी इसमें प्रोटीन फैट वगैरह है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। और ये जो मिनरल्स है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इस कारण से जीव द्रव्य को एक दूसरा भी कहते हैं क्रिस्टलाइन, प्रोटोप्लाज्म को क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये दो फैक्ट याद रखिए, प्रोटोप्लाज्म को क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। बाकी अभी जैसे आपने देखा कि प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसको दूसरा ये भी बोलते हैं क्रिस्टलो कोलाइडल घोल, चूंकि इसमें दोनों चीज घोल है, मतलब सॉल्ट का भी है, मतलब कार्बनिक भी है और कार्बनिक भी है, इसी कारण से। हाँ, ही चीजें प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इससे ज्यादा फैक्ट है भी नहीं,
सारा चीज़ जहाँ भी है पूरा तरह से इसमें आ गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन वगैरह लगाएँ, पता चल जाएगा। बाकी अब आए साइटोप्लाज्म में आते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या बताया, ये सेल है, सॉरी एक मिनट, ये सेल है, एनिमल सेल है मान लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन है ये, यहाँ न्यूक्लियस है बीच में, न्यूक्लियॉन्स है। इसके बाद क्या बताया, यहाँ से यहाँ के बीच में जो लिक्विड है, इसी बीच में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ लाइसोसोम होगा, यहाँ गोल्जी बॉडी होगा, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो जितना चीज है, सेंट्रोसोम है, सारा चीज जो कहलाता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कहलाता है। इसीलिए साइटोप्लाज्म करके तो प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को बस हटा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो ज्यादा जितना चीज अंदर बचेगा वो सारा के सारे साइटोप्लाज्म कहलाएंगे, ठीक है। तो इसी इसके बारे में जैसे फैक्ट कोशिका एक तरल भाग है, ये सेल और मतलब कोशिकाओं की उपस्थिति, इसमें जितना भी ये सब जो जितना बताया नाम अभी मैंने, सारे को क्या बोले थे कल हमने बताया था कि इनको कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं ना। तो सारे सारे ऑर्गेनेल्स जितना भी है इसी साइटोप्लाज्म में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज अब हम लोग सिस्टमेटिक जाएंगे, कैसे अंदर की चीजें अब पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे इनको तो सिस्टमेटिक किया है कि इनको कैसे पढ़ना है। कल भी इस पर चर्चा किए थे। पहले हम लोग दोहरी झिल्ली पढ़ेंगे, फिर सिंगल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, झिल्ली रहित है। तो मतलब वैसा ऑर्गेनेल्स जैसे ये मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो अंदर में बहुत सारी उनके मैट्रिक्स है या फिर उनका अपना डीएनए भी होता है। इन सब चीज ये भी तो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। इसी के आधार पे हम इसको बांट दिए हैं। तो पहला जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, दो मेम्ब्रेन जिसके ऊपर में हो, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन हो और जिसमें मतलब नो मेम्ब्रेन हो, कुछ नहीं। तो दोहरी झिल्ली ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स जो है मतलब डबल मेम्ब्रेन वाला है, सिंगल मेम्ब्रेन वाला है। तो डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लवक आता है, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया तो चलिए दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। लेकिन लवक प्लास्टिड ऐसा चीज है जो ओनली, अभी आगे इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, लेकिन ये बता देता हूँ, ये ओनली प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। बाकी कुछ बैक्टीरिया में भी नहीं मिलता, जबकि बैक्टीरिया में ये चीज होता है, सेल वॉल वगैरह। उसके बाद एकल झिल्ली में जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एकल झिल्ली से बना हुआ है। गोल्जी बॉडी है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। ओक्यूल्स है, ये रेक्टिका, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। बाकी राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये मतलब नो मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, बीच में यदि कोई दिक्कत हो तो। बाकी अब हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग प्लास्टिड पढ़ेंगे, इसी तरह पढ़ते जाएंगे, फिर न्यूक्लियस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे इसके अंदर, क्योंकि ये सेल है, सेल के सारे अंदर चीजें पढ़ लिए, तो फिर तब तो सेल में न्यूक्लियस में घुसेंगे, फिर न्यूक्लियस का फंक्शन देखेंगे, फिर न्यूक्लियस कैसे वर्क करेगा, कैसे ये प्रोटीन बनाता है, अब कैसे सेल काम करता है। मेनली तो यही डिक्टेटर है, यही सबको डायरेक्शन देता है, ऐसे करना ऐसे करना। तो हम लोग पहले अंदर से घुस रहे हैं, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका हिंदी में एक अलग नाम भी है, सूत्रकनिका भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है लिखा हो। माइटोकॉन्ड्रिया तो मतलब अंग्रेजी नाम हुआ, हिंदी नाम इसका सूत्रकनिका है, ठीक है। तो ये तो दोनों में उपस्थित होगा, मतलब प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा एक चीज, ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी जो है ना, इनके सेल में ये अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी भी मेनली इसका, ये भी एक बैक्टीरिया ही है, ऐसे नाम से लग रहा होगा ये शैवाल है, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसका मतलब साइंटिफिक नेम साइनोबैक्टीरिया है। तो दोनों एक तरह से बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया में चूंकि बैक्टीरिया आप आगे पढ़ेंगे, हम लोग कोशिका का डिवीजन करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो कुछ हद तक ये बहुत प्रिमिटिव एक तरह से सेल है, मतलब बहुत पुरानी सेल है, मतलब जो मतलब सबसे पहला सेल वगैरह जब बना, माइकोप्लाज्म बना या बैक्टीरिया बना, तो बहुत पुराना सेल है। इसमें तो राइबोसोम वगैरह भी बहुत छोटा होता है, मतलब ये विकसित नहीं है बैक्टीरिया होता अभी भी, बस जिंदा है उस समय से ही, इस कारण से बहुत पुराना है। बाकी इसमें बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, इसके बावजूद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन अलगी में अनुपस्थित होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगी भी एक अलगी अलगी नहीं है, ये शैवाल नहीं है,
ये भी एक बैक्टीरिया ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? आप लोग पढ़ते होंगे। उसको खोजा था कोलिकर ने। उसके बाद इसका नाम किसने दिया? सीबेंड, इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बाकी अल्टमैन के बारे में आप पढ़े होंगे। अल्टमैन इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था, ठीक है, लेकिन सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। सी बेंडा, तो सी बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया, कोलिकर ने इसको खोजा था और अल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यूनिवर्सल सभी को जानता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसलिए आगे पढ़ेंगे क्यों बोलते हैं इसे, कल तो हम लोग देखे ही थे। इसका क्या क्या फंक्शन है, वर्क क्या क्या है, तो ये क्या क्या करता है? ये खाद्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो खाद्य पदार्थ कौन कौन हो गए? जैसे कार्ब हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सबको वो तोड़ता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन जब मिला तो ये CO2 और H2O में तोड़ दिया और ये ऊर्जा निकाला एटीपी के रूप में। इसीलिए ये ऊर्जा उपलब्ध कराता है, इसीलिए पावर हाउस बोलते हैं। ये पावर हाउस का वर्क तो वही है ना, वोल्टेज को, सॉरी, वोल्टेज और करंट को, मतलब जो भी है उसको ऊर्जा देना, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। तो इसी तरह ये है कि एटीपी मतलब इसका निर्माण करता है। ग्लूकोज इसमें अब स्पेसिफिक रूप से देखेंगे, जैसे यहाँ तो खाद्य पदार्थ लिख दिया, तो क्या करता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ये है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। इसमें जब ऑक्सीजन लिए, मतलब सांस लिए, तो ऑक्सीजन गया सेल में, हमारे सेल में एंट्री लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किया? ये जैसे ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, है ना, ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए यहाँ पे CO2 बन गया, हाइड्रोजन हट गया, एक तरह से ग्लूकोज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है? 38 ATP ऊर्जा मिल रहा है हम लोग को। इसलिए इसको ऊर्जा उपलब्ध कराने का मतलब उसकी श्वसन से ये ऊर्जा उपलब्ध, ये स्टेटमेंट में डाल सकता है। ऑक्सीजन मतलब ग्लूकोज के अवकरण से ऊर्जा उपलब्ध होता है, या ऑक्सीकरण से उपलब्ध होता है, या मतलब रेडॉक्स, दोनों रिएक्शन होता है, इस तरह का। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, तभी हमको CO2 और जल मिलता है, और उससे हमको ऊर्जा मिलता है 38 ATP। बाकी जब हम लोग श्वसन चैप्टर देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे अच्छे से श्वसन के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से क्रेब साइकिल वगैरह है, या फिर C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं ना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसी को कहते हैं ऊर्जा मुद्रा, यही एटीपी कहलाता है ऊर्जा मुद्रा। तो 4 फैक्ट हो गया। ये खाद्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण किया जाता है, उसकी श्वसन से होता है, ना कि मतलब, ठीक है, कोशिका का श्वसन से होता है, मतलब एक वायवी अवायवी अभी आगे आएगा जब श्वसन देखेंगे। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ट्राइफॉस्फेट एटीपी का निर्माण करता है, ये चीज हो गया। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ऐसे तो आप नेट पे भी देखेंगे अच्छे से। तो ये डबल स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग है ना। इसके अलावा ये देखिए बाहर में ये एक मेम्ब्रेन हो गया, एक ये मेम्ब्रेन हो गया, इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन है। हम लोग अभी ऊपर में देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला में ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसी चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरा झिल्ली है। राइबोसोम, तो इसमें राइबोसोम भी होता है, छोटा मतलब राइबोसोम आगे देखेंगे तो राइबोसोम 2 तरह का होता है, एक 70S, एक 80S। तो 70S एक तरह से वैसा राइबोसोम है, जो राइबोसोम है जो मतलब बहुत पहले, मतलब जब जीव उत्पन्न हो रहा था उस समय, जब राइबोसोम बना था, यानी छोटा राइबोसोम, मतलब अभी वो अल्प विकसित राइबोसोम है। ये 80S हमारा यूनिसेलुलर में होता है, मतलब सॉरी मल्टी सेलुलर में होता है। ये यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है 70S। उसी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत छोटा राइबोसोम है। इसके अलावा इसके पास अपना डीएनए भी है, देखिए ये डीएनए है इसका, अपना डीएनए भी होता है। इसके बाद ये डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये चीज ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा, मतलब जैसे बोल दिया कि कौन सा उसमें श्वसन में सहायक होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना इस जगह, ये मतलब ट्रायंगुलर टाइप का थोड़ा सा, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है।
और इस पे रहता है स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर ऑक्सीसोम कहलाता है, इसको F1 पार्टिकल ही बोलते हैं। यही दोनों हेल्प करता है उसको श्वसन में। श्वसन मतलब इस जगह श्वसन चाहिए ना, मतलब इसको ग्लूकोज को मतलब उसको ऑक्सीकरण करेगा ना इनका, ग्लूकोज का। तो इसके लिए कौन सा हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया का, कौन सा अंग? तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक बार ऑप्शन शायद पूछा था, क्रिस्टी और ऑक्सीसोम दोनों हेल्प करता है। क्रिस्टी और ऑक्सीसोम दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना ध्यान हो गया। उसके बाद फिर इन माइटोकॉन्ड्रिया द रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड, वही है। क्रिस्टी क्या है? तो ये इस तरह ऑलवेज की जो स्ट्रक्चर है सब जगह, तो इसको क्रिस्टी बोलते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? बाहर तो होगा नहीं, तो वही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अच्छा, आंतरिक झिल्ली पर श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम उपस्थित होता है। ये अंदर वाला झिल्ली है ना, ये वाला झिल्ली है जो यहाँ ऑक्सीसोम है, ठीक है, और F1 पार्टिकल। इसके पास इसके पास कुछ एंजाइम होता है जो यहाँ पे बताया श्वसन में हेल्प करता है। इसके पास कुछ एंजाइम होता है जो श्वसन में उनको हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीसोम मतलब आंतरिक झिल्ली पे, आंतरिक झिल्ली पर ही जो है ना वो उनका F1 पार्टिकल है। ये पार्टिकल F1 जो दिख रहा है राइबोसोम टाइप का, तो ये जो है आंतरिक झिल्ली पर एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब इसको ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करने, मतलब ऑक्सीकरण में हेल्प करता है, ताकि एटीपी का निर्माण हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और फैक्ट है, अपना डीएनए होगा, ये सेमी ऑटोनोमस होता है। इसलिए होता है क्योंकि जिसके पास अपना डीएनए है, डीएनए क्या करता है? डिक्टेटर है, ये आदेश देगा ये करना है वो करना है। ये यदि इसके पास मान लिया जाए ऊर्जा नहीं है, तो ये तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि तुम ऊर्जा का निर्माण करो, या जो भी मतलब एटीपी का जल्दी जल्दी बनाओ, या फिर और भी कुछ मान लिया सेल के अंदर कुछ जरूरत है, या एक्सेस मात्रा में मान लिया जाए CO2 ज़्यादा हो गया है अंदर में, तो जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकालना है, तो इसका सारा का सारा रेगुलेशन यही करता है। सेल कैसे वर्क करेगा? डीएनए। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, डीएनए अपना है, तो कुछ वर्क ये अपना भी कर लेता है। कुछ वर्क का मतलब जैसे मतलब हर चीज में इनको जरूरत नहीं है, मान लिया जाए इनको अपना ऊर्जा चाहिए अपना रेस्पिरेशन के लिए, या फिर मतलब इनको अपना ऊर्जा चाहिए कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो कुछ हद तक ये अपने से कर लेता है। क्योंकि जिसके पास भी डीएनए होगा, देखेंगे आगे हम लोग, प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है। इसके अलावा सेंट्रोसोम वो भी है, उनके पास भी अपना डीएनए होता है। 3 ऐसे है जिसके पास अपना डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और जिसके पास अपना डीएनए होगा तो कुछ वर्क वो अपने से कर लेगा, क्योंकि डीएनए है, डीएनए उसको डिक्टेट कर देगा तुम ऐसे करो। इस कारण से इसलिए सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त। तो आधा काम, आधा से अधिक तो डीएनए जो मेन सेल का डीएनए है वो करेगा, लेकिन इनका जो डीएनए है वो भी कुछ करेगा, तो कोई कुछ कार्य स्वयं कर लेता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना, एक सेल में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, होता है, ठीक है, हो सकता है, होता है। और उसका मान लीजिए एक जब शुरू में सेल बनेगा तो एक ही होगा, तो नया सेल कैसे बनेगा? तो उनका जो डिवीजन है वो विखंडन के द्वारा होता है। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे एसेक्सुअल, ये क्या बोलते हैं, कितना तरह का ये होता है ना, नया बनता है, जैसे एसेक्सुअल में जैसे विखंडन हो गया, पुनर्जनन हो गया, या फिर मुकुलन हो गया, ये सब पढ़े होंगे। खंडन हो गया जितना भी है, मतलब फ्यूजन वगैरह, तो उसी में एक विखंडन है, ठीक है। जैसे अमीबा क्या करता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है विखंडन के द्वारा एक नया शरीर बन लेता है, मतलब नया सेल बन जाता है। अमीबा यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाला है। ये जब इसको नया सेल बनना है, या एसेक्सुअल होता है, मतलब जब ये नया इसका निर्माण होने में, तो इसमें से ये टूट जाता, मतलब इनका अपने में ही तोड़ लेता है, और इस ये अपने में तोड़ के विखंडन प्रोसेस होता है, और ये फिर नया सेल बन जाता है। अमीबा यूनिसेलुलर तो ऐसे ही है, लेकिन वो नया सेल निर्माण करने के लिए अपने को विखंडित कर लेता है। उसी तरह पैरामीशियम करता है, वही उसी तरह बहुत सारा चीज है, जैसे मान लीजिए देखिएगा तो प्लेनेरिया वगैरह, तो वो सब पुनर्जनन करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में जब जाएंगे तो। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन करता है, ध्यान रखना है, विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। एक सेल में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका निर्माण विखंडन के द्वारा होता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक सेल में
मान लिया जाए एक सेल में 5 माइटोकॉन्ड्रिया है, हो सकता है जस्ट बगल वाले सेल में 7, 8, 10 माइटोकॉन्ड्रिया हो एक ही सेल में, यानी भिन्न भिन्न सेल में मतलब वो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संख्या है बहुत अलग अलग हो सकता है, यानी फिक्स नहीं है, यही चीज है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये फिक्स नहीं है। अब एक सेल में यदि 2 माइटोकॉन्ड्रिया है तो हो सकता है दूसरे सेल में 5 माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2-3 फैक्ट याद रखेगा, क्योंकि मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया तो कहीं कहीं ये चीज आ सकता है। एक सेल में यूनिसेलर जो मान लीजिए कोई सेल है, हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया फिक्स होता है, नहीं होता है। डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट मतलब नंबर्स ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है अलग अलग हो सकता है। ये विखंडन द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। ये सेमी ऑटोनोमस होता है क्योंकि अपना डीएनए होता है, ठीक है। इनका एटीपी का निर्माण सेल के अंदर होता है। एंजाइम का सिक्रेशन होता है किसके, आंतरिक झिल्ली के द्वारा। आंतरिक झिल्ली में क्या होता है तो ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल है और क्यूसी दोनों होता है, ये दोनों रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बाकी ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन के संपर्क में, जब ऑक्सीजन हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन श्वसन के थ्रू फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में मतलब क्या हुआ, फेफड़ा में गया तो फेफड़ा बहुत सारा ब्लड वेसल है, एकदम काफी बारीक से ब्लड वेसल, तो ये क्या करता है, यहाँ डिफ्यूजन होता है। अपने कल जैसे हम लोग बताए थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, प्रसरण और विसरण। यहाँ डिफ्यूजन चूंकि यहाँ प्रेशर कम ज्यादा है तो ये डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्लड वेसल में चला जाएगा, उस ब्लड वेसल से फिर हर एक सेल में जाएगा, क्योंकि हर एक सेल ब्लड वेसल से कनेक्ट है। फिर वहाँ उसको मतलब डिफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर अंदर ज्यादा है, प्रेशर बाहर में मतलब अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फिर विसरण होगा। तो ये चीज के थ्रू सेल में ऑक्सीजन आ जाता है, और वो ऑक्सीजन का हेल्प माइटोकॉन्ड्रिया अपने भोजन मतलब एटीपी निर्माण में कर लेता है, ठीक है। ये चीज हम लोग देखें, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया खत्म। हाँ, एक इसके केमिकल कंपोजिशन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन होता है, प्रोटीन। सेकंड फॉस्फोलिपिड। हम लोग पढ़े थे ना सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, किसी ने बताया था प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड से बना होता है। उसी तरह याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्या बोला, ये फैट और प्रोटीन का बना होता है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन प्लस फोस्फोलिपिड से है, तो उसी तरह इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल कंजुगेशन मतलब सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन है, फिर फोस्फोलिपिड है। परसेंटेज वैसे जरूरी नहीं है, एक बार बस व्यू कर लीजिए। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना आरएनए भी है, कुछ मात्रा में डीएनए भी है, क्योंकि देखा था मैंने अभी डीएनए। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया इतना फैक्ट काफी है, थोड़ा सा यदि समझ चुके हैं तो काफी क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये सब चीजें याद रखिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ऑक्सीकरण वगैरह से ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ना कि अवकरण से। बाकी यहाँ पे श्वसन होता है, ऑक्सीजन इसको चाहिए, तब ये जल और CO2 में टूट जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, डबल हेलिकल डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, ठीक है। काफी चीजें हो गया है इसमें, अब बाहर नहीं है, बाकी देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं प्लास्टिड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोहरी झिल्ली में क्या हुआ, पहला माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। एक मिनट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब साइकिल करके एक कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है सर? क्या बोला, नहीं है सुना थोड़ा। माइटो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब साइकिल करके जो आता है एक मिनट एक वो मिनट। क्या होता हेलो, है? वो क्या होता है? हाँ बोल, एक बार बोलना। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेब साइकिल का क्या इम्पोर्टेंट है? पता नहीं मुझे, एक पता नहीं मिनट। चल पा रहा, क्या पूरा जोर से बोलो। हाँ बोले अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है सर? टाइप करो, पहले से बोलो। अच्छा, आप क्वेश्चन लिख सकते हो। टाइप कर दो। आवाज आ रही है क्या?
आवाज आ रही है? जोर से बोलो। हाँ बोलो। सर माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल का क्या इम्पोर्टेंट है? एक मिनट। जब हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे तो जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब श्वसन होता है तो एक तरह से एक ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनॉक्सी होता है। जब अनॉक्सी श्वसन होता है मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उस समय देखेंगे कि वहाँ पे वो अनॉक्सी श्वसन क्रेब्स साइकिल में पहले जाता है। मतलब उसके बाद फिर उनको 2 एटीपी ऑलरेडी पहले से मिल जाता है, क्योंकि वो 36 एटीपी का ही निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना कि 38 एटीपी, ये डायरेक्ट 38 एटीपी का निर्माण नहीं करता, क्योंकि 2 एटीपी का निर्माण पहले हो जाता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे श्वसन में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल है, श्वसन में देखेंगे उनको, काफी अच्छे से देखेंगे। ओके। यहाँ पे बस माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन देख रहा था अभी। जब हम हमारा सेल प्लांट का श्वसन और एनिमल का श्वसन जब होगा ना, तो वहाँ पे C3 साइकिल भी है, C4 साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है। वहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में कब जाता है, ये सब देखेंगे। श्वसन में अच्छे से हम डील करेंगे। ठीक है, अब आते हैं लवक प्लास्टिड पे, प्लस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। आते हैं, अब है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का फैक्ट क्या बता, कल भी ऐसे थोड़ा सा चर्चा किया था मैंने कि प्लास्टिड जो है ना, प्लास्टिड ये केवल पादप कोशिका प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। लेकिन जो है जैसे एनिमल सेल है, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ को एनिमल में ही कैटेगराइज करते हैं। प्रोटोजोआ में जैसे हो गया यूग्लिना हो गया, या फिर जितना भी चीज़ है, अमीबा हो गया, ये सब प्रोटोजोआ में कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें से एक यूग्लिना है, वहाँ भी लवक पाया जाता है। बाकी छोटा चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। यूग्लिना याद रखिएगा, यूग्लिना में पाया जाता है और ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ है, फंगी कवक हो गया, जीवाणु हो गया, और ब्लू ग्रीन अलगी हो गया। फंगी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, तीनों में आप जानते होंगे, तीनों में सेल वॉल होता है ना। कल पढ़े थे कि फंगी में किसका सेल वॉल किसका बना होता है, तो बहुत ने बताया था। साइक्लिन का हाँ, सर। काइटिन का। उसी तरह बैक्टीरिया के बारे में बताया था। ये दोनों एक ही है। ब्लू ग्रीन अलगी अलगी नहीं है ये, मतलब शैवाल नहीं है ये। अभी जस्ट पहले भी बताए थे, ये एक साइनोबैक्टीरिया है मतलब। ठीक है, इसका बस नाम है ब्लू ग्रीन अलगी। तो दोनों तो बैक्टीरिया ही हो गया। तो सारे में सेल वॉल है। सेल वॉल है मतलब आप क्या समझ लेंगे कि ये प्लांट होगा, मतलब प्लांट होगा। और यदि प्लांट होगा तो क्या होगा, इसमें तब प्लास्टिड होना चाहिए, लेकिन ये प्लास्टिड नहीं है। ठीक है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता। मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये सब जो है जितना भी सेल है, ये सब फंगी वगैरह, ये बैक्टीरिया वगैरह, ये जब हमारा मतलब ये पृथ्वी का ये मतलब जब जीव बन रहा था, ये उसी समय का एक तरह से जीव है। जीवाणु क्या है, उसी समय का जीव है। बस अपने को ये रिफॉर्म नहीं कर पाया, एनिमल वगैरह में नहीं चेंज हो पाया, या प्लांट एनिमल या जो भी है, रेप्टाइल में चेंज नहीं हो पाया, फिश में चेंज नहीं हो पाया। उसी तरह ये उसी तरह बना रहा है जैसे जीवाणु पहले बना था, उसी तरह बस हल्का फुल्का जो भी हो, सिंगल सेलर यूनिसेलर अभी भी है। इसी कारण से ये लोग मल्टी सेलर है नहीं, पर मतलब एक तरह से मेच्योर ये नहीं है चीजें, तो इसलिए इन सब में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। लेकिन तीनों में ये चीज है, सेल वॉल रहता है, ध्यान रखिएगा। प्लांट में कैटेगराइज किया जाता है एक तरह से, लेकिन वो सेल वॉल नहीं है। बाकी ओनली सेल वॉल इसमें पाया जाता है, सॉरी प्लांट में पाया जाता है। इसका खोज किसने किया था, तो हैकल ने किया था, 1865 में हैकल ने किया था। लेकिन प्लास्टिक का सर्वप्रथम प्रयोग मतलब उसका वर्ड का यूज कब हुआ, तो मतलब किसने किया, तो सिम्पर ने, AFWS सिम्पर। हैकल और सिम्पर, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, हैकल और सिम्पर। हैकल ने खोजा था, सिम्पर ने इसका नाम दिया था। ठीक है, हम इसको कैटेगराइज किए हैं रंग के आधार पर।
प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है कलर के आधार पे। कलर क्योंकि हर एक सेल में प्लास्टिड है, तो उसमें रंग के आधार पे, चूंकि सेल बहुत है, जैसे अब पत्ता है, कोई लीफ है, तो उसमें जो है हरा ज्यादा देखते होंगे, तो उस रंग उसमें ज्यादा है ना, क्यों? तो वहां देखेंगे कि प्लास्टिक के कारण से उसका कलर हरा है। या कोई मान लिया जाए फूल है, उस फूल का कलर मान लिया जाए येलो है, तो उसका कलर येलो है, तो वो भी कलर प्लास्टिक के कारण से ही है उनके। तो उसी के कारण से रंग के आधार पर हम उसको कैटेगराइज किया। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट है ना लास्ट में, दूसरा है प्लास्ट, तीसरा है प्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब कलर, हरित लवक, मतलब हरी या क्रोमो वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब ऐसे भी जानते होंगे श्वेत होता है शायद, तो ओवर्णी, मतलब ओवर्णी मतलब रंगहीन, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम कलर के आधार पे 3 डिवीजन किए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्पेसिफिकेशन कुछ जैसे है, ये हरे रंग का लवक है। हरा रंग किसके कारण होता है, मतलब पिगमेंट, कोई प्रोटीन तो होगा, वो पिगमेंट क्या है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरा रंग किस, क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग कौन देता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट देता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लास्ट किस सेल में पाया जाता है? जनरली ये पत्ता में ही पाया जाता है, कुछ हद तक तना में पाया जाता है। यानी तना का जो सेल है और पत्ते का जो सेल है, मेनली उस सेल में कौन सा प्लास्टिड होगा, तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होगा, ठीक है। बाकी हरित लवक प्रकाशीय क्षेत्रों में मिलता है, देखेंगे इसका यूज इसीलिए है, जनरली जहाँ के प्रकाश में है, पत्ता जनरली प्रकाशीय क्षेत्र में आता है, या फिर तना आ जाता है थोड़ा मोड़, तो इस कारण से ही देखिए वहां पे मिलता है हरित लवक। जब ऑप्शन वगैरह कभी आया था उसमें आप इसको देख सकते हैं। हरित लवक का खोज किसने किया था, तो सिम्पर ने किया था। बाकी प्लास्टिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी सिम्पर ने किया था, और हरित लवक का खोज भी सिम्पर ने किया था। हाँ, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन निर्माण करता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में भोजन का निर्माण होता है। आज ये जान गए कि क्लोरोप्लास्ट के एक प्लास्टिड है, मतलब लवक है। ये लवक क्या है, एक सेल का ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन मतलब सेल के ऑर्गेन्स है। तो उसी के क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में वो जब प्रकाश उपस्थित होता है तो उसकी सहायता से भोजन का निर्माण करता है। बाकी भोजन का निर्माण के बारे में भी अच्छे से देखेंगे, लाइट रिएक्शन होता है, इसके अलावा फिर नाइट रिएक्शन भी होता है। इन सब का रिएक्शन के आधार कैसे, मतलब प्लांट में कैसे भोजन बनता है, कैसे उसका रेस्पिरेशन होता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बस ये याद रखिए कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनवाता है। बाकी क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन है उसमें जो है मैग्नीशियम जो आयन है, ये इम्पोर्टेंट इसका रोल है। तो क्लोरोफिल का निर्माण जो होगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट में, तो किस आयन का ज़्यादा है, मतलब महत्वपूर्ण है, तो वो मैग्नीशियम आयन है। तो मैग्नीशियम आयन के कारण से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल के कारण से प्रकाश जब मिलता है क्लोरोफिल को, तो ये भोजन का निर्माण कर लेता है। अब प्रकाश आया, मान लिया जाए H2O लिया, H2O को क्या किया, प्रकाश मिल गया, थोड़ा सा देख लीजिए, लाइट मिल गया, तो लाइट क्या करेगा, H2 को तोड़ देगा, H2 को और O2 आयन में, फिर क्या करेगा, ये O2 तो बाहर निकल जाएगा, H2 इसके बाद फिर H2 कार्बन मतलब वायुमंडल से कार्बन लेगा, तो ये फिर ग्लूकोज बना देगा। कुछ H2O2 बाहर हो जाएगा, देखेंगे उसको बाद में। तो उसी तरह है कि ये इतना लाइट आ जाता है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में हेल्पफुल करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने में सहायता करता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, प्रकाशीय क्षेत्रों में। हरित लवक किस क्षेत्र में, पत्ता और तना में पाया जाता है। जिसका रंग हरा होता है उसको, उसमें समझिए क्लोरोप्लास्ट। दूसरा दूसरा प्लास्टिड है वर्णी प्लास्टिक, मतलब क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब समझ गए रंग, क्रोमो, क्रोमो मतलब वर्णी, रंग है, यह पुष्पों और फलों में रंग प्रदान करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, रंग प्रदान करता है, सब जान रहे हैं। पुष्प में रंग के कारण से क्या होता है, जब पुष्प बहुत अच्छा पुष्प है, तो कुछ हद तक ऐसा नहीं ये कीट उसके प्रति आकर्षित हो जाता है,
ऐसे तो उनका भोजन के लिए भी जाता है, बाकी कुछ सुगंध के कारण से, बाकी कुछ उनका कलर के कारण से भी आकर्षित होता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जब आकर्षित होता है तो जब आप पुष्प पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि उनका वर्तिका और वर्तिका से उनका पॉलिनेशन, ऊपर में जितना भी उनका पोलन ग्रेन है वो पॉलिनेशन उनका हो जाता है, मतलब निषेचन हो जाता है। इसके कारण से पुष्प फल में या फिर बीज में परिवर्तन हो जाता है, फिर यानी उसके पॉलिनेशन में हेल्प, यानी निषेचन में हेल्प करता है, ठीक है, उसको रंग देता है। और ये देखिए यहाँ हम लोग पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायता करता है, तो क्लोरोफिल मेनली। कुछ हद तक प्रकाश संश्लेषण में क्रोमोप्लास्ट भी हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ क्रोमोप्लास्ट का हम पिगमेंट देख रहे हैं, जैसे पीला रंग पौधों में है, फूल में है, तो वो किस पिगमेंट के कारण से है, यानी किस प्रोटीन या पिगमेंट के कारण से है, तो वो जेंथोफिल के कारण से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेंथोफिल के कारण से होता है। तो जेंथोफिल का एक और नेचर है, यह जो पौधों में यूवी लाइट आता है ना, यूवी लाइट के बारे में तो जानते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई एनर्जी में होता है। किसी को जैसे हमारे यहाँ भी, हमारे मतलब स्किन में भी यदि यूवी आता है तो एनर्जी चूंकि ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, इस कारण से ये हमको हार्म करता है, यानी हमारे सेल को ये नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह प्लांट सेल को भी नुकसान पहुंचाता है उसके और वो जेंथोफिल इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। तो पीला रंग किसके कारण से, जेंथोफिल के कारण से। पौधों में नारंगी लाल के कारण से, केरोटीन के कारण से। जैसे गाजर है, लाल गाजर होता है तो उसमें कौन सा रहता है, केराटिन रहता है ज्यादा, पिगमेंट, प्रोटीन। वो प्रोटीन जब हम खाते हैं तो फिर हमारे शरीर में लीवर में जाता है, और लीवर में जैसे ही जाता है केराटिन, तो वो विटामिन ए में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये मतलब केराटिन क्या हुआ, केराटिन जैसे गाजर खाया मैंने, गाजर खाया तो वो हमारे शरीर में जाकर लीवर में गया और वो विटामिन ए में चेंज हो गया, तो विटामिन ए मिल गया। तो नारंगी लाल का कोई भी पदार्थ हो, जैसे और भी चीजें, जैसे लिक्विड के रूप में देखेंगे तो संतरा वगैरह होता है, वहाँ वो भी हमारा ए का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का। बाकी लाल रंग किसके कारण से होता है, तो लाइकोपीन के कारण से। टमाटर का लाल रंग आप लोग पढ़े होंगे पहले कि टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण से, तो लाइकोपीन के कारण से। अच्छा एक चीज और है, लाइकोपीन का एक ये है, लाइकोपीन जो होता है, लाइकोपीन जो है इसका एक अच्छा गुण ये है, इसलिए टमाटर बहुत लोग जूस पीता है। लाइकोपिन क्या क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारा जो एज होता है, एजिंग हो रहा है, मतलब हम बूढ़ा होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो है ना, ऑक्सीजन मोलिक्यूल किसी भी मतलब हमारे सेल से या फिर कोई भी किसी चीज से मिल करके, या फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह से भी जब ये रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, मोलिक्यूल सॉरी गलती बोल रहा हूँ, आयन, आयन, ऑक्सीजन का आयन जो है जब ये किसी भी चीज से मिलता है तो वो उनको डिस्ट्रॉय करने का ताकत रखता है, ऑक्सीजन का आयन। ये इसको एंटीऑक्सीडेंट है इस मामलों में कि ये ऑक्सीजन के आयन को ही कम करता है। और यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन आयन ना बने या प्रोड्यूस ना हो तो समझिए कि मैं 1000 वर्ष भी जी सकता हूँ। मेनली एजिंग का मुख्य काम है कि हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीजन आयन जो है, O2 आयन जो है, वो हमारे शरीर में प्रोड्यूस मतलब निर्माण होते रहता है, और वो हमारे सेल को और बाकी चीजों के साथ रिएक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय करते रहता है। इसलिए हमारा सेल का उम्र उस तरह नहीं होता, नहीं तो एक सेल अभी जैसे WBC वगैरह RBC देखेंगे तो 120 मतलब 120 दिन, 5 दिन, 15 दिन इसी तरह जीता है, तो वो हो सकता है काफी ज्यादा दिन जी जाएगा, ऑक्सीजन आयन सिर्फ शरीर में ना हो। तो इस मामलों के ऑक्सीजन आयन को जो कम करेगा एंटीऑक्सीडेंट होगा। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस हमारे एजिंग को कम करता है। बाकी एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, कैंसरस जो उत्पन्न होता है तो उनको भी कम करता है, कौन, लाइकोपिन। तो लाल रंग लाइकोपिन के कारण से, लाइकोपिन का दो फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक, ठीक है। नारंगी रंग किसके कारण से, केराटिन पिगमेंट के कारण से। पीला रंग जेंथोफिल के कारण से, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं नीला बैगनी रंग, नीला बैगनी, नीला बैगनी एंथोसायनिन के कारण, याद कर लीजिएगा इसको। और लाल गुलाब, गुलाब का जो होता है, गुलाबी कलर, वो फाइकोरिथ्रिन के कारण से होता है, पिगमेंट का नाम है फाइकोरिथ्रिन। ये 5 याद कीजिएगा।
कि एक मिर्च, जैसे मिर्च भी लाल होता है ना, लेकिन मिर्च में लाइकोपिन नहीं होता है, मिर्च में तो कैप्सेंथीन होता है, पिगमेंट का नाम कैप्सेंथीन है। टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण से होगा, लेकिन मिर्च का जो लाल रंग होगा कैप्सेंथीन पिगमेंट के कारण से होगा। और सारे के सारे किस में होगा, तो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट में होगा। क्रोमोप्लास्ट किस में होगा, तो प्लांट के सेल में होगा, सेल एंड ऑर्गेनेल्स है क्रोमोप्लास्ट उनका। तो ये चीज है, ये 5 चीजें पिगमेंट के बारे में देख लीजिएगा। बाकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लास्टिड का। हम लोग अभी जस्ट देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, उसी तरह प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल एक मेम्ब्रेन ये और एक मेम्ब्रेन ये हो गया। बाकी इसमें क्या होता है, अपना डीएनए भी होता है, ठीक है, अपना डीएनए है यहाँ पे। इसके अलावा ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक एक दूसरे पे लग रहेगा पत्थर रखा हुआ है, उस तरह स्ट्रक्चर दिखता है। इसको बोलते हैं ग्रेना थैलाकॉइड। इस क्वेश्चन शायद इस बार कहीं पूछा था, ग्रेना में क्या होता है और स्ट्रोमा में क्या होता है। और जो लिक्विड है, जितना मैट्रिक्स है ना, ये जो लिक्विड सबस्टांस है ये प्लास्टिड का, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये ग्रेना, ये स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, वो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है। मतलब जब भोजन बनाता है पौधा, तो भोजन बनाता है तो प्रकाश के उपस्थिति में भी बनाता है, प्रकाश के अनुपस्थिति में भी बनाता है, ठीक है। तो प्रकाश के उपस्थिति में जब बनाता है तो उसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो थोड़ा सा अभी जस्ट बताया था मैंने कि यहाँ से लाइट H2 है पेड़ के पास, तो लाइट मिला, लाइट क्या किया, H2 आयन और O2 आयन में तोड़ दिया। और अप्रकाश में तो लाइट मिला नहीं, तब क्या करेगा वो प्रकाश, मतलब रात में या फिर जब लाइट नहीं हो, तब ये क्या करेगा, इस H2 का उपयोग करेगा, वो H2 आयन का। और इसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन ले लेता है। इन दोनों को मिलकर फिर ये ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसी तरह स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, एक तरह से वो प्रकाशी हो गया तो डार्क हो गया। और ग्रेना थैलाकॉइड में क्या है, ये लाइट रिएक्शन होता है। इसके अलावा ग्रेना के बारे में जान लीजिए, क्लोरोफिल ये भी उपस्थित होता है यहाँ। बाकी हम लोग देखे थे जस्ट, क्लोरोफिल किसमें होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है ना यहाँ, सॉरी सॉरी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन बनाता है, तो मैग्नीशियम बहुत हेल्पफुल होता है। क्लोरोफिल के कारण से हम लोग भोजन बनाता है, पत्ता मतलब पेड़। उसी तरह इसमें भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और यहाँ पे पिगमेंट रहता है। तो जितना भी पिगमेंट पड़े, केराटिन, लाइकोपिन, एंथोसायनिन, लाइकोट्रिन, सारा पिगमेंट ग्रेना में ही उपस्थित होता है। इसके अलावा स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन, वो जब भोजन बनाता है ना, वहीं से उसका रिलेशन है। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण तथ्य। तो डीएनए क्या करता है, लवक के पास अपना डीएनए होता है, जैसे अभी स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, अर्धस्वायत्त। इसलिए बोला अर्धस्वायत्त क्योंकि अपना पास, इनका अपना डीएनए है। ये कुछ काम है अपना, अब इनको जरूरत होगा, मान लिया जाए इसको ऑक्सीजन का जरूरत है, या फिर और भी कुछ चीजें, मान लिया जाए इसमें जल का कमी हो गया, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा हो गया है, उनको बाहर करना है, तो ये डीएनए इनका कर सकता है। इसीलिए इनको अर्धस्वायत्त बोलते हैं, अपना डीएनए होता है। भोजन क्या करता है, हाँ तो याद रखिए, कई क्वेश्चन आएगा, सेल के किस ऑर्गन को किचन, मतलब प्लांट के किस, देखिए किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है इसको, लवक को किचन ऑफ प्लांट। किचन में क्या होता है, भोजन बनता है, तो भोजन किस में बनता है, लवक में बनता है, इसलिए किचन ऑफ प्लांट बोल रहे हैं। श्वसन, ये प्लांट का श्वसन लवक में ही होता है। जैसे देखिए श्वसन क्या हुआ, जब यहीं पे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होगा तो वहीं पे उसका रेस्पिरेशन भी होता है, तो देखेंगे हम लोग। यहाँ श्वसन में भी प्लास्टिड, उसके अलावा भोजन बनाने में भी प्लास्टिड, डीएनए अपना है इसका, ये सब चीज याद रखें। इसके अलावा म्यूटेशन और आनुवंशिकता में भाग लेता है। जब प्लास्टिड म्यूटेट करता है, या फिर इनका क्योंकि इसके पास डीएनए है, तो कुछ चीजें ये आनुवंशिक अपना रखेगा, इसलिए इनको दोनों को याद रखिएगा, आनुवंशिक और म्यूटेशन दोनों में हेल्प करते हैं। बाकी बताया अब मैंने, जैसे अभी केराटिन पिगमेंट के बारे में पढ़े ना, केराटिन पिगमेंट लीवर में पहुंचकर विटामिन ए में चेंज हो जाता है, इसलिए केराटिन को जो है, केराटिन को प्रो विटामिन भी कहा जाता है। प्रो विटामिन इसलिए क्योंकि लीवर में जैसे ही जाएगा तो फिर ये विटामिन में चेंज हो जाएगा, विटामिन ए में। मिर्च का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण से, तो कैप्सेंथीन के कारण से। अच्छा आप बताइए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है?
लाइकोपिन का हाँ ठीक है, लाइकोपीन। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। जस्ट अभी देखे, वही भोजन जो बनाता है तो प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का ग्लूकोज में चेंजिंग, ये हो गया रासायनिक ऊर्जा, मतलब यहाँ पे। तो इसलिए ये उसका कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, लवक में होता है। मतलब लवक का ही एक भाग हुआ, मतलब लवक ही हुआ वो। प्रकाश संश्लेषण का दर लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ भी आ गया, बाकी देखेंगे। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है, क्योंकि क्लोरोफिल लाल प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक करता है। तो क्लोरोफिल के बारे में एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। लाल प्रकाश का क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ ज्यादा होता है तो एनर्जी भी कम होता है ना। इसलिए एनर्जी कम होता है ना। हाँ, तो इसके कारण से अवशोषण जो है ना, ये ज्यादा करता है। तो बस याद रखिएगा कि क्लोरोफिल जो है रेड लाइट को सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। हाँ, तो अब केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। प्रोटीन है, फिर सबसे ज्यादा प्रोटीन अभी जैसे जस्ट अभी पढ़ा था आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा किसका, मतलब सबसे ज्यादा क्या था वहाँ पे, वहाँ भी प्रोटीन था, फॉस्फोलिपिड था। यहाँ भी प्रोटीन है, यहाँ भी फॉस्फोलिपिड है। तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, इसके अलावा आरएनए है, मतलब तीसरे नंबर पे देखें। और यहाँ पे है क्लोरोफिल। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कह देगा कि क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है, तो तुरंत क्लोरोफिल नहीं मार देना है। ठीक है, ये चीज है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसके अंदर। प्रोटीन मतलब जिस, क्योंकि प्रोटीन है तब फिर, क्योंकि बना हुआ ये उसका मेम्ब्रेन वगैरह सारा प्रोटीन से ज्यादा, जितना फंक्शन होता है सारा प्रोटीन करता है। तो क्लोरोफिल नहीं मारना है, थर्ड नंबर पे है वो। और फर्स्ट पे प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड सेकंड। बाकी थोड़ा सा रिवीजन की। क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन हो गया, प्रोटीन सबसे ज्यादा, थर्ड पे क्लोरोफिल। पर्णहरित जो जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, हिंदी में पर्णहरित, ये रेड लाइट को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन पिगमेंट के कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब पौधों में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ होता है, प्लास्टिड में होता है। कौन सा प्लास्टिड में, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके अलावा ये म्यूटेशन में हेल्प करता है, आनुवंशिकता में हेल्प करता है। विटामिन ए कहलाता है केराटिन, प्रोविटामिन। इसके अलावा पीला हो गया जेंथोफिल, नारंगी हो गया केराटिन, लाल हो गया लाइकोपिन, नीला बैंगनी एंथोसाइनिन, लाल गुलाबी हाइपोथ्रीन। ये चीज है। थालाकाइड ग्रैना में क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन होता है, यानी प्रकाशीय विक्रिया। स्ट्रोमा में और प्रकाशीय विक्रिया होता है। उसके बाद पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, सारा चीज हो गया, लगभग खत्म। बाकी आप इसमें कोई फैक्ट नहीं बचेगा, देख लीजिए, क्वेश्चन वगैरह टिक कीजिएगा, लग जाएगा। बाकी ज्वाइन कर सकते हैं बैच। उसके बाद हम लोग दो झिल्ली वाला पढ़ लिए। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, मतलब डबल हेलिकल तो देख लिया, मतलब सॉरी डबल मेम्ब्रेन वाला, डबल मेम्ब्रेन देख लिया। उसके अलावा बचा अब ये सिंगल मेम्ब्रेन, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल टिक्टिका, इसको देखते हैं। ऐसे हमको पहले राइबोसोम देखना चाहिए था, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। क्योंकि राइबोसोम जो होता है ना, सबसे पहला प्रोड्यूस राइबोसोम ही होता है, मतलब राइबोसोम ही प्रोटीन निर्माण करता है। बाकी चूंकि इसी तरह से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम बस जानिए प्रोटीन का वो संश्लेषण निकालना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं बस। दो चीज खत्म हो गया, बाकी अब सिंगल में घुस रहे हैं हम लोग। होता क्या है, थोड़ा सा सेल के देखिए, ये सेल है। यदि ऐसे हम कर दें, पूरा बना दें, ये सेल है, मतलब सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे बीच में है सेंटर, मतलब न्यूक्लियस, है ना।
न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है, मतलब तरल पदार्थ है, ये न्यूक्लियोन केंद्रिका, इसे केंद्रक लिखिए, केंद्रिका। उसके अलावा ये क्रोमेटिन है, हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए इसी के अंदर है, आरएनए भी है। यहाँ से क्या होता है, ये डीएनए जो है अपना, थोड़ा सा इसको समझिएगा, डीएनए जो है यहाँ इनके पास सूचना है, जैसे हमको त्वचा का रंग जो है काला करना है, तो देखिए होता है मेलानिन पिगमेंट, सभी जान रहा है, लेकिन मेलानिन पिगमेंट क्या है, प्रोटीन है। वो प्रोटीन आया कहाँ से, मेन तो ये है ना, आपके आंख का रंग मान लिया जब व्हाइट है या फिर आंख का रंग ब्लू है, तो वो ब्लू तो कोई ना कोई प्रोटीन आएगा ना वहाँ पे, मैंने कुछ तो फैक्टर होगा ताकि मेरा आंख का रंग ब्लू हो जाएगा। वो ब्लू बनता कहाँ से, सेल बनाता है। कोई भी चीज प्रोड्यूस, हम हाथ हिला रहे हैं या फिर कुछ भी चीजें कर रहे हैं, सारे चीजें हमारा से जो एक्टिविटी है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सारा सेल हमारा रेगुलेट करता है। सेल के अंदर कौन रेगुलेट करता है, तो ये प्रोटीन आया कहाँ से, मेलानिन पिगमेंट आया कहाँ से, हाँ तो यहाँ से आया। देखिए ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, ये केंद्रिका है, और ये न्यूक्लियस सेफ रहता है किसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। इसके अंदर डीएनए है। डीएनए क्या करता है, बोलता है कि तुम एक प्रोटीन बनाओ, इसको आरएनए को, इसके डीएनए है, डीएनए के पास आरएनए है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए में चेंजिंग होता है। इसके पास सूचना है, ये सूचना आरएनए को देगा, ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, रेप्लिकेट करेगा, आरएनए को सूचना देगा। आरएनए मतलब पहले डीएनए आरएनए बनेगा एक तरह से, और ऑलरेडी नहीं है, ये आरएनए बनेगा, रेप्लिकेशन होगा तो ये सूचना ले लिया आरएनए। ये सूचना क्या करेगा, आरएनए भी 2-3 तरह का हुआ, एक ट्रांसफर आरएनए होता है, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक प्रोटीन निर्माण करने वाला आरएनए होता है। तो ये क्या किया, ये प्रोटीन निर्माण करने वाला आरएनए एक आरएनए केंद्रिका के पास जाएगा, बोलेगा कि एक पिगमेंट बनाना है, प्रोटीन बनाना है। एक 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 आरएनए ट्रांसफर आरएनए, इस यहाँ पे केंद्रिका क्या करता है, ज्यादा हेल्पफुल करता है प्रोटीन निर्माण करने में। यानी जो भी प्रोटीन निर्माण के लिए न्यूक्लियो प्रोटीन चाहिए ना, मतलब जो भी उनका मटेरियल चाहिए, नाइट्रोजन वगैरह या ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, जो भी प्रोटीन निर्माण के लिए चाहिए, तो इनको हेल्प करेगा कुछ आरएनए इनको देने में, न्यूक्लियॉन्स को। कुछ आरएनए इन 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 मटेरियल को लेकर जाएगा राइबोसोम के पास। यहाँ पे जो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्वीय जलिका है। इस पे जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये बिना सेल मेम्ब्रेन वाला, यही है राइबोसोम, छोटा छोटा जो दिख रहा है। सबके किस पे रहता है, क्योंकि फ्री में भी रहता है, मतलब सेल के अंदर फ्री में भी बहुत कम मात्रा में। जनरली ये राइबोसोम जो है ना, इसके सेंटर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये होता है, ठीक है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सूचना देगा, मतलब सॉरी, राइबोसोम को सूचना देगा कि एक प्रोटीन का निर्माण करना है त्वचा के लिए, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट उसको जरूरत है, वहाँ काला करना है स्किन को, क्योंकि इसके पास डीएनए पर सूचना है कि उसका स्किन काला होना है। तो ये 3 चीज करेगा। पहला, डीएनए सूचना अपना चेंज होगा आरएनए में, ऑलरेडी आरएनए नहीं है, डीएनए आरएनए में चेंज हुआ, सूचना ले करके। आरएनए क्या करेगा, आरएनए 3 तरह का, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला आरएनए। कुछ न्यूक्लियॉन्स को देगा, यहाँ भी प्रोटीन निर्माण होगा। ये कुछ ये सब जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो प्रोटीन निर्माण करेगा, ये सब राइबोसोम के लेकर जाएगा। फिर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा, यानी ये दोनों हेल्प करता है, एक केंद्रिका भी हेल्प करता है और राइबोसोम भी हेल्प करता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब कुछ बनता है, कुछ टूटता है, कुछ नहीं बन पाता है, यानी फिर ज्यादा बन गया तो उसका मतलब सिंथेसिस होता है, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना। तो ये रफ जितना है, जहां तक राइबोसोम है वहां तक, देखिए इसको बोले राइबोसोम है जहां जहां, तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। जिसको खुरदुरी हिंदी में बोलते हैं, खुरदुरा अंतःप्रद्वीय जलिका, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया एक राइबोसोम, हो गया स्मूथ राइबोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कि राइबोसोम नहीं है, देख रहे हैं एकदम प्लेन है ना, यहाँ इसको, इसलिए इसको चिकना अंतःप्रद्वीय जलिका बोलते हैं। यहाँ जब प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन फिर इसके पास आएगा, यदि कुछ वसा वगैरह चाहिए तो ये वसा बनाएगा, यानी ये करता है। यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, कौन कौन बनाया, तो केंद्रिका कुछ बनाया, कुछ राइबोसोम बनाया, दोनों मिलकर सिंथेसिस हुआ, मतलब बना बिगड़ा जो अच्छा एकदम बना, उसको लेकर के आगे बढ़ा सारे लोग, जितना भी प्रोटीन है, फिर आगे बढ़ा तो फिर इसके पास गया स्मूथ
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक उस प्रोटीन को फिर सिंथेसिस किया, यदि उसमें कुछ वसा बनाना है, यानी उसको चाहिए ना फैट, क्योंकि कुछ चीज को प्रिजर्व करने के लिए वसा में आप रख देंगे तो काफी ज्यादा वो हो जाता है। जैसे हमारा मतलब वसा जो है ऐसा मटेरियल है जो कि प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करता है, मतलब उनको डैमेज से भी बचाता है। यदि इनको वसा चाहिए तो वसा यहाँ पे निर्माण होगा, फिर ये क्या करेगा, प्रोटीन ये बाहर निकलेगा इससे, ये सब जो प्रोटीन है ये मतलब बना हुआ बाहर निकला, मतलब प्रोटीन नहीं है, कुछ मात्रा में प्रोटीन है, बाकी ये मटेरियल बाहर निकला तो ये गोल्जी बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, कौन गोल्जी बॉडी का निर्माण किया, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निर्माण किया। इंडोप्लाज्मिक के आगे है गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका निर्माण किया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये सब जो है गोल्जी बॉडी है, इसके साथ पिगमेंट भी है, वो प्रोटीन भी है, मेलानिन। ठीक है, वो फिर आगे बढ़ा, गोल्जी बॉडी बना, फिर गोल्जी बॉडी क्या करता है, इसको फिर सिंथेसिस करता है, यानी इसमें एंजाइम वगैरह मिलाना होगा तो मिला देगा, यदि जरूरत होगा, यदि इसको हार्मोन का जरूरत है कुछ या फिर इसको एंजाइम का जरूरत है तो गोल्जी बॉडी उसका मतलब सिंथेसिस करता है। यदि यहाँ से और भी उसके साथ कुछ और जाना है, प्रोटीन के साथ हार्मोन जाना है, तो सारा गोल्जी बॉडी इसको मिलाएगा, फिर गोल्जी बॉडी सेल से बाहर कर देगा। तो सेल से बाहर प्रोटीन गोल्जी बॉडी किया, फिर वो सेल के माध्यम से त्वचा में जाएगा, मतलब सेल में जाएगा, उस सेल में जहाँ पे उसका कलर ऊपर में जाएगा एपिडर्मिस में। इसी तरह निर्माण होता है। तो पहले क्या हुआ, सेंट्रल से सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल से राइबोसोम, राइबोसोम से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण हुआ। तो रफ इंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन संश्लेषण होता है, याद रखिएगा ये चीज पूछता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा संश्लेषण होता है और आगे फिर गोल्जी बॉडी निर्माण होता है। किससे होता है, तो इंडोप्लाज्मिक से ही होता है। और ये गोल्जी बॉडी एंजाइम का श्रवण करता है या हार्मोन का भी करता है, फिर ये बाहर निकाल देता है। ये चीज हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे जो बिना झिल्ली, यानी सिंगल झिल्ली है, इसमें तीनों में सिंगल झिल्ली है। फिर लाइसोसोम है, लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ही बनता है। गोल्जी बॉडी ही एंजाइम और हार्मोन वगैरह बनाता है, मतलब श्रवण कर, मतलब उसका सिंथेसिस करता है, बनाता बिगाड़ता है। इसका निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। देखिए इसी से बना, ये टुकड़ा बन गया तो ये बन गया, फिर ये और कितना बाकी है? हो गया, अब इतना ही रखते हैं, नहीं तो कल फिर इसका ठीक थोड़ी है। देर यहीं पे में हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। यहीं पे कर सकते हैं सर, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे समझ गए। बाकी देखिएगा, बाकी यही चीज है कि खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा संश्लेषण, इसके अलावा गोल्जी बॉडी एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण, ये तीनों चीज करता है। हम लोग कल अच्छे से देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। उनका फैक्ट है बहुत सारा, ज्यादा मतलब फैक्ट ही है, उसमें समझने का तो वही चीज था, बाकी वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा आप बताइए, गोल्जी बॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, अभी जैसे ध्यान से पढ़े देखे होंगे तो। गोल्जी बॉडी जो बना था किससे बना था, किसके आगे पहले कौन था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही था ना ये। तो गोल्जी बॉडी का जो निर्माण है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या बोलते हैं, लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से ही होता है। देखिए लाइसोसोम यहाँ है ना, यहाँ है गोल्जी बॉडी, यहाँ गोल्जी बॉडी है, यहाँ लाइसोसोम है। तो यही 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 गोल्जी बॉडी थोड़ा बड़ा बना, मतलब कुछ हद तक इसमें चेंजिंग आया तभी बना, लाइसोसोम बन गया। ये सेल के अंदर हो रहा है सारा काम, सेल के अंदर ऐसे ही प्रोटीन बनता है। कोई भी चीज चाहिए, प्रोटीन का निर्माण सेंट्रल मतलब डीएनए के ऑर्डर देता है वहाँ, और ये दोनों मिलके राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, सेंट्रियोल भी हेल्प करता है, और राइबोसोम फिर सिंथेसिस वगैरह होता है, फिर फैट वगैरह भी संश्लेषण होता है, और उसके बाद फिर इसी तरह जाता है आगे और गोल्जी बॉडी बाहर कर देता है। ऐसे ही होता है, बाकी हम लोग ऐसे है समय देख सकते हैं गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, नहीं तो फिर कल देखिएगा। इसको कल देख लिया जाएगा।